हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर आज हम करेंगे चैप्टर फोर्थ, जो कि है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये वन ऑफ द इसेंशियल है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉम्पिटेंट से यहाँ पे क्या मतलब है कि पार्टी के पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन सा सेक्शन बताता है? ये सेक्शन 11 बताता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहला जो पर्सन होता है जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब जो ज़रूरी है होने के लिए, वो फर्स्ट चीज़ वो ये है कि वो बंदा मेजॉरिटी का होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड है ईज ऑफ साउंड माइंड, पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। थर्ड है नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए वो पर्सन। तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? वो है फर्स्ट माइनर, ठीक है, इससे रिलेटेड माइनर। सेकंड है अनसाउंड माइंड का पर्सन। थर्ड है जो कि डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय अ लॉ, ठीक है। तो हम इन तीनों चीज़ के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइनर क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमकॉम ऑल्सो। तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ने बताया है ये कि माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जो कि 18 साल का नहीं है, वो पर्सन क्या है? माइनर है, 18 साल से नीचे का है जो, ठीक है। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये भी बताता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, उसकी जो एज है वो डिटरमाइन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, यानी कि जिस प्लेस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस प्लेस का जो लॉ है उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा उसकी एज, उस पर्सन की, ठीक है। और या फिर लैंड ट्रांजैक्शन जब होते हैं, जो लैंड जिस प्लेस पे सिचुएटेड है उस प्लेस के लॉ से वो डिटरमाइन किया जाएगा उसकी एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड अब इनिशियो कहलाएगा। वॉइड अब इनिशियो का क्या मतलब है? यहाँ पे वॉइड अब इनिशियो का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से ही वो वॉइड है, वो एग्रीमेंट वॉइड है इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरुआत होते ही वो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड अब इनिशियो का मतलब ये था। इसका एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस है जो कि है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। ये केस आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप बीकॉम में हो, अगर एमकॉम में हो तो छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि एक माइनर का जो भी एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है वो उसे लॉ कैसे ट्रीट करेगी। सबसे फर्स्ट है एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज़ वॉइड अब इनिशियो, ये हमने जाना पिछले वाले स्लाइड में। सेकंड है द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है कि एक पर्सन, एक माइनर जब कोई भी गुड्स या प्रॉपर्टी को मिस रिप्रेजेंटेशन करके लेता है, एक माइनर जब मिस रिप्रेजेंटेशन करता है अपनी एज की और फ़ायदा उठाता है उसका, तब वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्टिट्यूशन आती है और रिस्टोर करवाती है वो चीज़ जो चीज़ उसने ली है। बट माइनर के केस में ऐसा नहीं है। माइनर के केस में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसने कुछ पैसे लिए हैं, अगर वो उस पैसे को स्पेंड कर देगा, सारे को खर्च कर देगा, तो वो पैसा उससे वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है माइनर को। थर्ड है बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जा रहा है माइनर के बेनिफिट के लिए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से अगर समझाऊं तो एक केस है, वो है राघवचरियर वर्सेस श्रीनिवासा 1917 का केस, जिसके अंदर एम अ माइनर उसने कुछ सम ऑफ मनी दिया, लैंड किया किसको? एन को, ठीक है। फॉर विच एन ने क्या किया? मॉर्गेज कर दी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एम के लिए। तो क्या करेगा? तो एम क्या करेगा? अगर रुपए नहीं उसने रीपे किए एन ने, तो वो मॉर्गेज वाली चीज़ को इन्फोर्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये था बेनिफिट लॉ प्रोवाइड करवा रही है माइनर को। फोर्थ है नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि एक बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तभी जाके उसकी रेटिफिकेशन होगी, रेटिफिकेशन वरना नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अ माइनर कैन ऑल्सो प्लीड माइनॉरिटी। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यानी कि
एक पर्सन, एक माइनर, अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसकी एज को इंड्यूस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, ही कैन नॉट बी सूड। यहाँ पे वो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है माइनर के ऊपर, ठीक है। ऑल्दो जो भी उसका बेनिफिट जो उसको मिला है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड करके जो माइनर को बेनिफिट मिला है, वो माइनर से बेनिफिट वापस लिया जा सकता है। कोर्ट कहेगी उसको कि रीस्टोर करो वो चीज़ और उसके असली ओनर को दो, बट जब तक वो चीज़ उसके पास होगी, अगर उसने वो खर्च कर दी होगी या किसी को दे दी होगी, तो वो चीज़ कभी भी उससे वापस नहीं ली जा सकती। यहाँ पे भी लॉ क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है माइनर को। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर्स लाइबिलिटीज़ फॉर नेसेसरीज़। अब जो भी बंदा नेसेसरीज़ प्रोवाइड करवा रहा है माइनर को, नेसेसरीज़ यानी कि फूड, शेल्टर, जो भी है ये सारी चीज़ें, अगर माइनर इनकैपेबल है इन सब चीज़ों के लिए, तो अगर एक पर्सन प्रोवाइड करवा रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनर की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है और माइनर की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ रीइम्बर्समेंट मिलता है उस पर्सन को जो पर्सन नेसेसरीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एज पार्टनर। देखो, पार्टनरशिप में कभी भी माइनर एडमिट नहीं किया जा सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स माइनर को प्रॉफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है, फॉर ओनली प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर एज एजेंट। माइनर एक एजेंट की तरह भी कर सकता है काम, बट उसके एक्ट के लिए वो कभी भी लाइबल नहीं होगा। तो माइनर एज एन एजेंट सबसे बड़ा रिस्क है, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल का ही एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। कभी भी माइनर इंसॉल्वेंट नहीं अडजज्ड किया जा सकता, मतलब जज नहीं किया जा सकता एज इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय माइनर एंड अडल्ट जॉइंटली विद अनदर पर्सन। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, बट जो माइनर की लाइबिलिटी है वो कभी भी, मतलब माइनर लाइबल नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है श्योरिटी फॉर अ माइनर। अगर कोई गारंटी लेता है माइनर की, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो, तो वो गारंटी वाला पर्सन ही लाइबल होगा, यहाँ पे माइनर लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। अगर कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है माइनर, तो पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे। पेरेंट्स लाइबल कब होंगे? जब माइनर एज एन एजेंट ऑफ पेरेंट्स कुछ कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल है पेरेंट्स। अगर जो भी एक्ट एजेंट का होता है वो एक्ट प्रिंसिपल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर शेयर होल्डर। एक कंपनी के अंदर क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? हाँ, बन सकता है, बट कैसे? अगर उसका गार्जियन उसे फुल्ली पेड शेयर दे दे कंपनी के, ठीक है, तभी बन सकता है। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है पर्सन ऑफ साउंड एंड अनसाउंड माइंड। अब साउंडनेस कब देखी जाएगी उसकी माइंड की? फर्स्ट पॉइंट बताता है कि वो कैपेबल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो साउंड माइंड का पर्सन है और रैशनल जजमेंट कर रहा है, उससे रिलेटेड रैशनल जजमेंट कर पा रहा है, तो वो क्या है? साउंडनेस ऑफ माइंड है उस पर्सन की। ये कौन बताता है? सेक्शन 12 बताता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और देखो, ये भी बताता है कि यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का पर्सन है, तो उस ओकेजनली के दौरान वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये बताता है कि यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, वैसे तो वो साउंड माइंड का पर्सन है, बट कभी कभार वो अनसाउंड हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है। तो वो जब अनसाउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ये बताया गया है। अब फॉर्म्स ऑफ अनसाउंड माइंड क्या होंगे? फर्स्ट है आइडियोसी। आइडियोसी का क्या मतलब है? कि इडियट पर्सन। ये गॉड गिवन होती है, परमानेंट होती है, जिसके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनसाउंड माइंड कहलाएगा वो पर्सन। सेकंड है लूनेसी। अब लूनेसी क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। लूनेसी यानी कि ये भी एक डिजीज़ है ऑफ द ब्रेन और ये इंटरवल्स में होता है। तो पर्सन इंटरवल्स में साउंड माइंड का हो सकता है और उसके बाद अनसाउंड माइंड का हो सकता है। थर्ड है ड्रंकननेस। जो भी बंदा जिसने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी हो तो वो टेम्पररीली इनकैपेबल हो जाता है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म यानी कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप होती है हिप्नोटिज्म। अगर बंदा उस चीज़ में है अभी, तो उस दौरान वो क्या कहलाएगा? इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी। जब कोई पर्सन, मेंटल एबिलिटी नहीं, यहाँ पे आएगा मेंटल डीके, ठीक है। जब हम बड़े होते जाते हैं तो ओल्ड एज में आते हैं, तब हमारी मेंटल चीज़ें स्लो डाउन होने लगती हैं, तो वो बंदे भी अनसाउंड माइंड के अंदर कहलाएंगे। अब जो मेन चीज़ है जो कि है माइनर से ही रिलेटेड, जैसे माइनर में था वैसे ही अनसाउंड माइंड का पर्सन भी अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड एंड इनऑपरेटिव कहलाएगा,
ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है और लास्ट है डिस्क्वालीफाइड पर्सनस। डिस्क्वालीफाइड पर्सनस कौन होंगे? सबसे पहला एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़ यानी कि जो इंडिया का पर्सन नहीं है उन्हें हम कहते हैं एलियन एनिमीज़। और जो वॉर के दौरान बाकी अदर कंट्री के जो पीपल होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एलियन एनिमीज़। तो उनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो बंदे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड है फॉरेन सोवराइन्स एंड एम्बेसडर्स। ये होते हैं वो लोग जो कुछ स्पेशल प्रिविलेज रखते हैं। ये हमें सू कर सकते हैं, बट हम इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी लीगल इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड है कन्विक्ट्स, यानी कि जो बंदे जेल के अंदर बैठे हैं, जो इम्प्रिजनमेंट में हैं, वो बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड है इंसॉल्वेंट, जो बंदे दिवालिया घोषित यानी कि भगोड़े घोषित हो चुके हैं बाय एनी लॉ, वो बंदे क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं और किसी को सू कर सकते हैं, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंसॉल्वेंट पर्सन सू हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, डायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकती है, और स्ट्रिक्टली जो जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स है। लास्ट है मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन यानी कि यहाँ पे रिलेटेड टू हस्बैंड यहाँ पे बात हो रही है। वो खुद की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड तो कर सकती है, बट अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि वो तब कर सकती है जब उसका जो हस्बैंड है वो उसको नेसेसरीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहा हो, तब वो ज़रूर कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर सू कर सकती है। तो ये था गाइस कॉम्पिटेंसी वाला चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ इस वीडियो में, बस इतना ही।